नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मरोठिया, सहचारी इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे थे मैसूर आंग्ल मैसूर संघर्ष की, और प्रथम युद्ध के बाद में हमने द्वितीय और तृतीय युद्ध की बात कर रहे हैं। और एक बड़ा रोचक मामला सामने आ रहा है कि पहला युद्ध था वो अंग्रेजों की मजबूरी थी कि वे संधि करे मद्रास की, और उन्होंने ये कहा है कि जब कभी भी हैदर अली को संकट होगा तो वह उसकी मदद करेंगे। ये 1769 अप्रैल में संधि हुई, मद्रास की संधि, और उसमें यह भी कहा गया कि हैदर अली को युद्ध का खर्चा देंगे। परंतु ये संधि अंग्रेजों की दृष्टि में कूटनीति की थी, एक विराम संधि थी। हैदर अली इसको अपनी सफलता मान रहे थे। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मद्रास की शर्तों के अनुसार हैदर अली की मदद के लिए अंग्रेजों को आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आए। मराठे एवं निजाम बंबई परिसर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठा और निजाम से स्वतंत्र संधि कर ली। अब स्थिति क्या होती है कि अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना हरकत की, और उन्होंने फ्रांसीसियों की बस्तियों पर जहां जहां भी प्रशिक्षण चल रहा था हैदर अली के सैनिकों का, वहां पर किया। मार्च 1773 में इस प्रकार से फ्रांसीसी बस्तियां और हैदर अली की बस्तियों पर कई जगह पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यानी हैदर अली की वो अंग्रेजों की मंशा को जो समझा था वो पूर्णतः सही था, कि वो मद्रास की संधि वास्तव में एक लॉलीपॉप थी, एक झूठा दिलासा था। 1780 जुलाई में हैदर अली ने जब कर्नाटक पर आक्रमण किया और उसने अंग्रेजों को कहा कि वे इसकी मदद के लिए आए, तो अंग्रेज जनरल वेली को कर्नाटक में मैदान में पराजित किया। अक्टूबर 1780 में अर्काट पर अधिकार कर लिया। यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने कूटनीति चाली और निजाम को गुंटूर का किला देकर निजाम को उससे दूर कर दिया। सिंधिया भोंसले को भी उन्होंने समझौता करके अपने में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ा कूटनीति की चाल थी अंग्रेजों की। यानी जो 5 साल पहले या 6 साल पहले हैदर अली ने समझौता किया था उसके लिए अब हैदर अली के सामने आक्रमणकारी नीति अपनाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आर्कुट आए। उन्होंने पोर्टिला, पॉमिलुल, शॉलिंगपुर, इन स्थानों पर अकेले पड़े हैदर अली को घेर लिया चारों तरफ से, और 1782 ईस्वी में हैदर अली ने जोरदार आक्रमण किया और आर्कुट को पराजित किया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान उसके पुत्र को उसी समय टीपू गद्दी पर बिठाना पड़ा। अब ना तो अंग्रेज युद्ध जारी रख सकते थे और न ही टीपू सुल्तान रख सकता, क्योंकि उसको अनुभव नहीं था। अंग्रेज वर्तमान स्थिति देखे जाए, यानी दिसंबर 1782 के बाद की स्थिति देखे जाए, तो पराजय के उसमें थे, माइनस थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और धीरे धीरे अंग्रेज के मनोदशा ऐसी हुई कि वे संधि पर आ जाए। अतः मार्च 1784 इसमें दोनों पक्षों में मैंगलोर की संधि हुई, जिसके दोनों पर एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने और कुछ भी हार तिखट जाना हुआ उसको नहीं देने के पक्ष में हुए। पहला मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा मंगलोर की संधि के समाप्त हुआ। लेकिन मंगलोर की संधि के बाद में अंग्रेज सतर्क हो गए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790-92 में। अब हैदर अली शासन गद्दी पर बैठ गए थे और टीपू ने सुधार करना शुरू किया था। दूसरी तरफ उधर वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध एक तरीके से कहे तो 3 चरणों में हुआ, पहले 90, फिर 91 में, और फिर 92-93 में। अब इन 3 चरणों का अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्थिति थी वो ये थी कि 1780 में टीपू जो था उसने ट्रावणकोर, एक जगह है दक्षिण भारत पर, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। ट्रावणकोर का जो राजा था वो अंग्रेजों का मित्र था। टीपू की इस आक्रमण को अंग्रेजों ने अपनी दुश्मनी समझी, और उन्होंने मराठों और निजामों को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर टीपू पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पहले चरण में अंग्रेज सेनापति जनरल मिड्डो था। टीपू सुल्तान की मजबूत साम्राज्य के कारण मिड्डो को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरे चरण दिसंबर 1790 के बाद शुरू हुआ। इसमें जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने किया, जिसको जो मैंने बताया था, जो स्थायी बंदोबस्त करके भारत में काफी चर्चित हुए थे। मार्च 1791 तक उसने
वेल्लोर अंबूर पर अधिकार कर गया और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास आ गया। वर्षा ऋतु आने से अभियान जारी नहीं रख सका और उसे मैंगलोर वापस लौटना पड़ा, जो पहले जहां संधि हुई थी उत्तर की तरफ, श्रीरंगपट्टनम से उत्तर की तरफ गया। 1791 में गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और युद्ध की शुरुआत करती है। तीसरे चरण में कॉर्नवालिस के सहायता के लिए मिंडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर जैसे कई अंग्रेज अधिकारी अपनी अपनी सेना के साथ आए। टीपू ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति के साथ उसको झुकना पड़ा और वह पर आत्मसमर्पण करना, और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई, वो बड़ी शर्मनाक थी, या कहना चाहिए निराशापूर्ण थी टीपू के लिए। टीपू को युद्ध का हर्जाना पड़ा, बहुत सा भूभाग देना पड़ा और अपने 2 पुत्रों को बंधक रखना पड़ा। यानी उसको आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, मानसिक, पारिवारिक नुकसान इसमें उठाना पड़ा और लगभग 3 करोड़ रुपए उसको देना पड़ा। और दोनों पुत्र, जैसे मैंने बताया आया, और साम्राज्य का आधा भाग लगभग जो चाहिए भाव था वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। चतुर्थ आर्थ युद्ध जो अगर माना जाए तो मार्च 1799 से हुआ। अब लॉर्ड वेलेजी लाए थे, जिनकी सहायक संधि थी। उन्होंने सीधे से प्रयास किया कि टीपू को घेर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर फिर भी श्रीरंगपट्टनम की अपमान संधि से टीपू थोड़ा सा व्यथित था। उसे एक प्रकार से स्वाभिमानी था। उन्होंने फ्रांसीसी तथियों से अपनी सैनिक पद्धति लागू की, तोपखाना का आविष्कार वो किया। उसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संपर्क में आए। अफगानिस्तान, मॉरिशस के शासकों से उसने विदेशी व्यापार चालू किया और मराठों और निजामों और उनके साथ में एक समझौता करने के प्रयास किया, लेकिन इस बार फिर भी वह सफल नहीं हुए। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति आयरवेली, टेरिस और स्टुअर्ट जो थे, टीपू के साथ घमासान युद्ध में लड़े और श्रीरंगपट्टनम के किले में टीपू ने भागकर शरण ली। अंग्रेजों ने इस दूर पर अपने 15 किलो तक ढेला और 4 मई 1799 को उस पर कब्जा कर लिया और टीपू जो है एक तरीके से युद्ध करता हुआ मारा गया। अब ये 4 युद्धों में टीपू मैसूर साम्राज्य 1799 में समाप्त हो गया। टीपू के मूल्यांकन को हम आगे पढ़ेंगे।